लास्ट क्लास में अपन ने ईथर के बारे में स्टार्ट किया था या फिर ईथर का टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने उसकी स्टार्टिंग के इंट्रो के बारे में पढ़ा था और उसके नामकरण के बारे में पढ़ा था कि भी कैसे ईथर का नामकरण करवाया जा सकता है या फिर कैसे ईथर का वर्गीकरण होता है। दो प्रकार का ईथर देखा था, सीमित ईथर और असीमित ईथर में अपन ने डिफरेंस देखा था। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है ईथर का बनाने की विधि या फिर अपन बोल सकते हैं निर्माण विधि। निर्माण विधि अपन देखेंगे ईथर की, ईथर को कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करवा के निर्माण करवाया जा सकता है ईथर का, वो अपन देखेंगे आज के क्लास में। तो क्या होगा, नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा ईथर की निर्माण विधि, जिसमें सबसे पहले अपन लेके चलेंगे प्रयोगशाला विधि। क्या बोलेंगे उसमें, प्रयोगशाला विधि अपन लेके चलेंगे। प्रयोगशाला विधि द्वारा मतलब थोड़ी सी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में ना के बराबर, या फिर बोल सकते थोड़ी मात्रा में अपन अगर ईथर का निर्माण करना चाहें तो प्रयोगशाला के अंदर भी उसका निर्माण, ईथर का निर्माण करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन प्रयोगशाला विधि द्वारा ही ईथर का निर्माण देखेंगे। जैसे यहाँ पे अपन पूरा एक एपरेटस काम में लेंगे, एक पूरा औजार काम में आएगा जिसके द्वारा ही अपन ईथर का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बोला गया है कि एक फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क, एक क्या है यहाँ पे फ्लास्क प्रेजेंट, ठीक है। इस फ्लास्क के अंदर अपन यहाँ पे लेके चलेंगे दो चीजें, ठीक है। यहाँ पे अपन फ्लास्क के अंदर दो चीजें लेके चलेंगे। बोल सकते हैं भी गोल पेंदे का जो अपन ने फ्लास्क लिया है उसमें दो आयतन तो एथेनॉल, दो आयतन तो क्या उपस्थित है, एथेनॉल, एथेनॉल उपस्थित है, ठीक है। एक वॉल्यूम अपन उसमें नेक्स्ट उत्पाद लेके चलेंगे, मतलब नेक्स्ट अभिकारक यहाँ पे लेके चलेंगे। तो बोले कि दो वॉल्यूम या फिर दो आयतन तो अपन इथेनॉल लेके चलेंगे और एक वॉल्यूम अपन वहां पे H2SO4 लेके चलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल वहां पे अपन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन एक गोल पेंदे वाले फ्लास्क को काम में लेंगे जिसमें इथेनॉल और सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, एथेनॉल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 वहां पे उपस्थित है या फिर अपन ने सॉल्यूशन विलयन के रूप में ले रखा है। फिर बोल रहे कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे विलयन के अंदर जो भी अपन ये इथेनॉल ऐड कर रहे हैं, इथेनॉल जो भी डाल रहे हैं वो धीरे धीरे इस फ्लास्क के द्वारा डाला जाता है। दूसरी फ्लास्क बोल सकते हैं या फिर फनल अपन बोल सकते हैं। फनल के द्वारा ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बाय बूंद यहाँ पे इथेनॉल जोड़ा जाता है या फिर इथेनॉल डाला जाता है H2SO4 उपस्थित कंटेनर के अंदर। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, इथेनॉल क्या है, CH3CH2OH, इथेनॉल अपन यहाँ पे मिलाते जाएंगे धीरे धीरे H2SO4 के अंदर। ऐसे ही जैसे जैसे अभिक्रिया होगी H2SO4 जैसे इथेनॉल के साथ मिलेगा तो वो ईथर का निर्माण करता है। अब देखेंगे ईथर का निर्माण कैसे हो सकता है। अपन एक इथेनॉल लेके चलेंगे CH3CH2OH, ठीक है। फर्स्ट अपन कोई भी अणु इथेनॉल का लेके चलेंगे। जैसे ही इस इथेनॉल की अभिक्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगी तो यहाँ पे एक उत्पाद बनेगा, ठीक है। उस उत्पाद को अपन बोल सकते हैं मध्यवर्ती उत्पाद यहाँ पे बनेगा। H2SO4 को सिर्फ खोल के लिखा है, दो हाइड्रोजन में अलग अलग लिखा है। यहाँ से क्या होगा, एक जल का अणु निकलेगा। क्या बोल सकते हैं, यहाँ से जल का अणु निकलेगा। जैसे जल का अणु निकलेगा कितने ताप पे, 373 केल्विन, 373 केल्विन ताप पे जैसे ही इथेनॉल और H2SO4 की अभिक्रिया होगी एक जल का अणु निकलेगा और मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा। जैसे हम बोल सकते हैं CH3CH2। इस CH2 पे OH की बजाय क्या जुड़ेगा, ये SO4H समूह यहाँ पे जुड़ेगा। कौन सा समूह जुड़ेगा, सल्फर के द्वारा बंध बनेगा।
सल्फर नहीं, ऑक्सीजन के द्वारा यहाँ पे बंध बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा कैसे बनेगा, जो H2SO4 में था, H2SO4 में एक सल्फर के साथ क्या उपस्थित है, OH समूह उपस्थित है। इस OH समूह का हाइड्रोजन इस OH के साथ गया है, इसलिए जो भी बंध बनेगा HSO4 में से वो ऑक्सीजन के द्वारा बंध बनेगा। तो क्या बंध बनेगा, OSO3H, वही HSO4 लिखा है, OSO3H के रूप में। भी बंध किसके द्वारा बना है, जिस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलेगा उसी ऑक्सीजन के द्वारा बंध बनाया जाएगा अल्किल समूह के साथ। अब जो ये मध्यवर्ती उत्पाद बना है ये दोबारा इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ बोल सकते हैं, दोबारा इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा अपन ऐसे बोल सकते हैं CH3CH2OH, CH3CH2OH नेक्स्ट प्रकार का या फिर नेक्स्ट अणु है इथेनॉल का। यहाँ से इथेनॉल के दूसरे अणु के साथ मध्यवर्ती उत्पाद अभिक्रिया करेगा। जैसे ही अभिक्रिया करेगा इथेनॉल का H और OSO3H समूह निकल जाएगा। मीन्स अगेन क्या बनेगा, इस CH3, जैसे वाला CH3 था, CH3CH2 मध्यवर्ती उत्पाद का अल्किल समूह, और जो नेक्स्ट इथेनॉल अपन ने काम लिया है उसका OCH2CH3 समूह। किसका निर्माण हुआ है, ईथर का निर्माण हुआ है, और यहाँ पे क्या रिलीज हुआ है, दोबारा H2SO4 निकला है। तो यही अभिक्रिया बोला है कि जैसे ही इथेनॉल की H2SO4 के साथ अभिक्रिया होगी 373 केल्विन पे, तो अपने को ईथर का निर्माण या फिर ईथर ऐसे उत्पाद के रूप में मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, पहले अगर H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई गई है, जो भी मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा उसके साथ इथेनॉल दोबारा अभिक्रिया करेगा। पहले इथेनॉल और H2SO4 की अभिक्रिया करवाएगी 373 ताप पे। जैसे अभिक्रिया होगी मध्यवर्ती उत्पाद, उस मध्यवर्ती उत्पाद की दोबारा इथेनॉल के साथ अभिक्रिया होगी। इथेनॉल के साथ अभिक्रिया पे H2SO4 ऐसा का ऐसा निकल जाएगा और ईथर का निर्माण यहाँ पे होगा। कौन सा ईथर बोल सकते हैं, यहाँ पे जो भी ईथर का निर्माण हुआ है वो ईथर है कौन सा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, कौन सा समूह आ जाएगा, डाई इथाइल ईथर का निर्माण हुआ है अगर इथेनॉल अपन लेके चलेंगे। तो अभी बोला कि जैसे ही गोल फ्लास्क वाले या फिर गोल पेंदे वाले फ्लास्क अपन लेके चल रहे हैं और उसको अपने को हीट करना है 373 ताप पे, और 373 ताप अपन मिट्टी के द्वारा उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी ताप है किसके द्वारा दे रहे हैं, मिट्टी के द्वारा दे रहे हैं। तो जैसे ही मिट्टी के द्वारा 373 ताप केल्विन अप्लाई करवाया जाएगा इस फ्लास्क के ऊपर, जिसमें क्या क्या उपस्थित है, इथेनॉल और H2SO4, इथेनॉल और H2SO4 उपस्थित है। तो जैसे ही ताप करवाया जाएगा 373 केल्विन ताप के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे ईथर का निर्माण होगा। ईथर का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा भी, जैसे गर्म किया ईथर क्या होगा, वाष्प के रूप में बनेगा, और जैसे ही वाष्प के रूप में बनेगा नेक्स्ट कोई एक फनल के द्वारा, एक पाइप के द्वारा उसको दूसरे कंटेनर के अंदर, दूसरे जार के अंदर रखा जाएगा या फिर इकट्ठा कर लिया जाएगा। दूसरी पाइप के थ्रू या फिर दूसरी ट्यूब के थ्रू इनको क्या करेंगे, जहाँ यहाँ पे जो ईथर बना है वो इस पाइप के थ्रू दूसरे कंटेनर में चला जाएगा। जैसे दूसरे कंटेनर में जाएगा वहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, बर्फ रखी जाती है। क्या बोल सकते हैं, बर्फ उपस्थित कंटेनर है जहां से ईथर को ठंडा कर इकट्ठा करवाया या फिर इकट्ठा किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ईथर बना है वो लास्ट कंटेनर में जाएगा और बर्फ उपस्थित होने के कारण वो ठंडा होके एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, संघनित हो जाएगा। अब ये देखना भी जो भी ईथर का निर्माण यहाँ पे हुआ है वो शुद्ध फॉर्म में है या फिर नहीं है। अगर शुद्ध फॉर्म में नहीं है तो उसको कैसे शुद्ध करवाया जा सकता है वो अपन देखेंगे। तो प्रयोगशाला विधि में कैसे निर्माण कर सकते हैं ईथर का, सबसे पहले अपन 1 वॉल्यूम H2SO4 लेके चलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लेके चलेंगे
बाद में उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप इथेनॉल अपन जोड़ते जाएंगे 2 वॉल्यूम। जैसे 2 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम, या फिर बोल सकते 2 आयतन और 1 आयतन का पूरा विलयन बनेगा। जैसे ही उस विलयन को ताप दिया जाएगा, किसके थ्रू ताप बोल सकते हैं, मिट्टी के थ्रू उसको ताप अगर दिया जाएगा, बालू उष्मेक, क्या बोल सकते हैं इसको, बालू उष्मेक के द्वारा अगर इतना ताप दिया जाएगा तो अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों की अभिक्रिया होने पे, ये अभिक्रिया होगी, दोनों की अभिक्रिया होने पे ईथर का निर्माण होगा। अगर इथेनॉल लेके चल रहे हैं तो डाई इथाइल ईथर का निर्माण यहाँ पे होगा। फिर जैसे ही ईथर यहाँ पे निर्माण होगा, वो ईथर सेकंड दूसरे कोई कंटेनर या फिर पाइप के थ्रू क्या होगा, एक लास्ट रिसीवर में जाएगा, क्या बोल सकते हैं, संघनित होगा। संघनित होगा क्योंकि वहां पे बर्फ उपस्थित है, बर्फ है, जिसकी वजह से जो ताप यहाँ पे बढ़ा था ईथर का, वो इस कंटेनर में जाते क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वाष्प से वो संघनित रूप में इकट्ठा हो जाएगा लास्ट वाले कंटेनर के अंदर। तो ऐसे निर्माण करवाया जा सकता है किसका, ईथर का, इथेनॉल और H2SO4 काम में लेते हुए। ठीक है, फिर बात करनी है अगर शुद्धिकरण की बात की जाए, अगर शुद्धिकरण की बात की जाए तो कैसे प्रयोगशाला विधि द्वारा निर्मित ईथर को शुद्ध करवाया जा सकता है। शुद्ध करवाना तो अशुद्धियां उपस्थित हैं, ये भी देखना है कि कौन कौन सी प्रकार की अशुद्धियां वहां पे उपस्थित होंगी ईथर के अंदर, जो कि एक प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 3-4 प्रकार की अशुद्धियां हैं और 1-2 तरीके से उनको अपन अशुद्ध से शुद्ध फॉर्म में या फिर शुद्ध रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। बोले कि जैसे ही इथेनॉल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो वहां पे क्या क्या उपस्थित होगा, ईथर के साथ साथ इथेनॉल उपस्थित होता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि पूरा इथेनॉल ही ईथर के अंदर परिवर्तित हो गया। अगर जो भी ईथर बना है, क्या बोल सकते हैं, जो भी ईथर बना है प्रयोगशाला विधि द्वारा, तो उसमें इथेनॉल भी उपस्थित हो सकता है। इथेनॉल हो सकता है, जल के अणु हो सकते हैं, और SO2 आदि अशुद्धियां वहां पे उपस्थित होती हैं प्रयोगशाला विधि द्वारा निर्मित ईथर के अंदर। इथेनॉल हो सकता है, जल हो सकता है, SO2 हो सकता है। फिर बात करनी कि इन तीनों अशुद्धियों को कैसे हटाया जा सकता है ताकि अपने को शुद्ध ईथर की प्राप्ति हो। तो यहाँ पे बताया जाए कि जैसे ही NaOH के साथ पूरे इस विलयन को जैसे ही NaOH के साथ गर्म करवाया जाएगा, जैसे ही NaOH मिला के ताप दिया जाएगा, NaOH के साथ, NaOH के तनु विलयन के साथ, कौन सा बोल सकते हैं, NaOH के तनु विलयन के साथ जैसे ही गर्म करवाया जाएगा या फिर मिक्स किया जाएगा, हिलाया जाएगा पूरे सॉल्यूशन को, पूरे विलयन को जिसमें ईथर, इथेनॉल, जल, SO2 उपस्थित है, उसको अगर NaOH के साथ मिक्स करके हिलाया जाएगा, मिक्स करवाया जाएगा, तो बोल सकते हैं इस NaOH के द्वारा SO2 अशुद्धि रिमूव कर दी जाती है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, SO2 की अशुद्धि दूर हो जाती है। NaOH के साथ मिलाने पे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा SO2 की अशुद्धि क्या बोल सकते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाएगी या फिर अशुद्धि दूर हो जाएगी। तो इस स्टेप के बाद सिर्फ क्या क्या बचा, इथेनॉल बचा है, ठीक है, और जल बचा है, किसके साथ, ईथर के साथ। 2 चीजें बची यहाँ पे, ईथर और इथेनॉल, और उसके अंदर जल। अशुद्धि 2 है जिसको आपको शुद्ध फॉर्म में परिवर्तित करना है। फिर बोला कि जैसे ही 2 चीजें उपस्थित है, इथेनॉल और जल, जैसे इस सॉल्यूशन में CaCl2, जैसे NaOH मिलाया था, ऐसे अगर इसी सॉल्यूशन में विलयन में CaCl2 मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए, CaCl2 मिलाकर उसको मिक्स करवाया जाए या फिर हिलाया जाए, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए टाइम दिया जाए, तो वहां पे अपन बोल सकते हैं इथेनॉल की अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि, इथेनॉल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और लास्ट में जैसे ही CaCl2 मिलाया जाता है तो इथेनॉल की अशुद्धि क्या होगी, दूर वहां पे हो सकते हैं। तो बाकी क्या बचेगा, इथेनॉल, ईथर और जल यहाँ पे अपने को
मिलेगा। दो चीजें बचेंगी, इथेनॉल और जल। फिर जैसे इथेनॉल और जल यहाँ पे उपस्थित है तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रभाजी आसवन, क्या बोल सकते हैं, प्रभाजी आसवन करवाना पड़ेगा। प्रभाजी आसवन में क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबका बॉइलिंग पॉइंट, या फिर क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है। तो अगर यहाँ पे जैसे प्रभाजी आसवन करवाया जाएगा, जैसे प्रभाजी आसवन करवाया जाएगा, यहाँ से जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और अपने को शुद्ध ईथर की प्राप्ति होगी। क्या बोल सकते हैं, जैसे प्रभाजी आसवन करवाया जाएगा तो जल यहाँ से वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और शुद्ध ईथर की अपने को प्राप्ति होगी। जो भी प्रयोगशाला विधि है उसके द्वारा इथेनॉल और H2SO4 को काम में लेते हुए अपन निर्माण कर सकते हैं ईथर का। लेकिन जो भी ईथर यहाँ पे बना है वो अशुद्ध रूप में होता है। उस अशुद्ध को शुद्ध में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले NaOH के साथ जो SO2 की अशुद्धि को दूर करता है, फिर CaCl2 के साथ जो इथेनॉल की अशुद्धि को दूर करता है, और लास्ट में जैसे ही प्रभाजी आसवन करवाया जाएगा उसके द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होके शुद्ध ईथर का निर्माण कर सकता है। ऐसे अपन प्रयोगशाला विधि द्वारा ईथर बना भी सकते हैं और उसको शुद्ध से अशुद्ध से शुद्ध रूप में परिवर्तित भी कर सकते हैं, या फिर शुद्धिकरण भी करवाया जा सकता है ईथर का। अब बात आती है अगर रासायनिक अभिक्रिया पे अपन दोबारा जाएं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है इथेनॉल और H2SO4 की, अगर उस अभिक्रिया पे दोबारा जाया जाए तो एक क्वेश्चन आता है, वहां पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, वहां पे वो अपन देखेंगे। फिर जैसे ही अभिक्रिया देखेंगे अपन H2SO4 और इथेनॉल की, जैसे अभिक्रिया देखी थी लास्ट में अगेन क्या बना था, H2SO4। जैसे अपन ने अभिक्रिया देखी CH3 CH2OH HSO4 था, यहां से जल का अणु निकला था, ठीक है। फिर जैसे अभिक्रिया होगी CH3 CH2OSO3H, इसकी दोबारा अभिक्रिया किसके साथ करवाई गई थी, इथेनॉल के साथ करवाई गई थी। फिर जैसे इथेनॉल के साथ अभिक्रिया ही H2SO4 निकल गया और किसका निर्माण हुआ, ईथर का। अगेन किसका निर्माण, CH3 CH2O डाई इथाइल ईथर का निर्माण हुआ है, लेकिन साथ में क्या बना है, H2SO4। इस H2SO4 के निर्माण मतलब दोबारा से H2SO4 का बनना सिद्ध कर रहा है कि अपने को स्टार्टिंग में लिया हुआ H2SO4 ही काफी होता है इथेनॉल से ईथर के निर्माण के लिए। भी जितना स्टार्टिंग में अपन ने H2SO4 लिया था ऐसा का ऐसा मिल गया अपने को लास्ट में। बोला कि अगर इथेनॉल जो H2SO4 जो अपन ने स्टार्टिंग में काम में लिया था वो H2SO4 अगर लास्ट में एज इट इज बन रहा है तो अपने को रिएक्शन की अभिक्रिया के लिए बाहर से दोबारा H2SO4 लाने की जरूरत नहीं है। अगेन क्या होगा, H2SO4 किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है, कोई दूसरे नए इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ, अणु के साथ अभिक्रिया कर ईथर का निर्माण कर सकता है। इस अभिक्रिया को देख के अपन ये सब बोल सकते हैं कि दोबारा H2SO4 लास्ट पद में निर्मित H2SO4 दोबारा नए इथेनॉल के साथ अभिक्रिया कर ये साइकिल या फिर ये चेन दोबारा रिपीट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही अपन क्या लेके चले थे, यहाँ पे तनु H2SO4 लेके चले थे, कौन सा H2SO4 अपन लेके चले थे, सॉरी सांद्र H2SO4 अपन लेके चल रहे थे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अपन लेके चल रहे थे। लेकिन जैसे ही पूरी अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया के दौरान एक जल का अणु भी बनता है, H2O बनता है। इस जल के अणु के बनने के कारण जो लास्ट में H2SO4 बना है वो सांद्र न रह के कौन सा H2SO4 हो जाता है, तनु H2SO4 में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए लास्ट पद में निर्मित H2SO4 दोबारा ईथर के निर्माण के लिए काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान निर्मित H2SO4 सांद्र H2SO4 को तनु H2SO4 के अंदर निर्मित कर देता है।
लेकिन एक और कारण है। फिर जो यहाँ पे निर्मित सांद्र H2SO4 जो स्टार्टिंग में लिया था सांद्र H2SO4, ये एक बारी के लिए क्या कर सकता है, इथेनॉल का ऑक्सीकरण भी करवा सकता है। ऑक्सीकरण करवा SO2 का निर्माण करवाता है, जिसकी वजह से भी वो दोबारा उसी साइकिल में काम नहीं आ सकता। वे अपन क्या बोलना चाहते हैं कि भी जैसे ही इथेनॉल की H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई मध्यवर्ती उत्पाद, वो दोबारा इथेनॉल के साथ अभिक्रिया कर ईथर बनाता है और दोबारा क्या बन जाता है H2SO4 जो स्टार्टिंग में अपन लेके चले थे। तो अभिक्रिया को देख के अपन बोल सकते हैं कि भी स्टार्टिंग में एक बार H2SO4 लिया हुआ काफी है अगेन एंड अगेन ईथर निर्माण के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के दौरान निर्मित H2SO4 क्या करेगा, H2O निर्मित H2O सांद्र H2SO4 को तनु H2SO4 के अंदर परिवर्तित कर सकता है। और अभिक्रिया के दौरान अपन सांद्र H2SO4 काम में लेते हैं, ना कि तनु H2SO4। तो ये निर्माण विधि प्रयोगशाला विधि द्वारा और उसका शुद्धिकरण और एक रीजन की हमेशा नया H2SO4 क्यों चाहिए स्टार्टिंग में, और जो लास्ट पद में H2SO4 बना है वो अपन काम में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान निर्मित H2O सांद्र H2SO4 को तनु H2SO4 में परिवर्तित कर सकता है, जो अभिक्रिया के दौरान दोबारा काम में नहीं आ सकता। बाकी एक और विधि है औद्योगिक विधि, और ऐसे अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे औद्योगिक विधि के बारे में, जिसके द्वारा अपन ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे औद्योगिक विधि, और औद्योगिक विधि द्वारा ईथर का निर्माण।